नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज थोड़ा जुकाम है तो इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, आवाज़ में थोड़ी समस्या होगी। लोकसभा के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में या चुनाव की बात करें, युद्ध की बात करें या किसी भी प्रतिद्वंदिता की बात करें, उसमें आपकी कामयाबी या नाकामी ये इस बात से तय होती है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके सेनापति कैसे हैं, आपकी फ़ौज कैसी है, उसकी ताकत कैसी है, उसका मनोबल कैसा है, उसकी संगठन की शक्ति कैसी है। चुनाव की और राजनीति की बात करें तो प्रबंधन कौशल कैसा है, संगठन कौशल कैसा है, लोगों से कनेक्ट कैसा है। ये बहुत सी बातें होती हैं जिनसे तय होता है कि चुनाव में आपको कामयाबी मिलेगी कि नहीं। लेकिन ये सब होने के बावजूद एक एक्स फैक्टर होता है जो अल्टीमेटली चुनाव में हार या जीत को तय करता है, या किसी भी प्रतियोगिता में, चुनाव ही नहीं किसी भी प्रतियोगिता में हार जीत का फैसला कभी कभी या मुझे लगता है ज़्यादातर मामलों में होता है एक्स फैक्टर, जो आपके हाथ में नहीं होता लेकिन विधाता के हाथ में होता है। जो लोग भगवान को नहीं मानते वो मान लें, इत्तेफाक को मान लें। तो एक्स फैक्टर उसका पता तो बाद में चलता है, जब नतीजा आ जाता है तब पता चलता है एक्स फैक्टर ने काम किया कि नहीं किया। लेकिन उससे पहले, और आप एक्स फैक्टर के भरोसे, उसके आसरे जो है अपनी तैयारी को छोड़ नहीं सकते कि एक्स फैक्टर हमारे साथ होगा और हमको इसमें कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो बीजेपी की ओर से एक सप्तर्षि है, 7 ऋषि, राजनीति के ऋषि, और उनको मतलब किसी और अर्थ में मत लीजिएगा, उन ऋषियों से तुलना नहीं कर रहा हूँ मैं। ये राजनीति के सप्तर्षि हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अगले चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नैया पार लगाने में इनका सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा, सबसे प्रभावी योगदान होगा। ये 7 नेता ऐसे हैं जिनका प्रबंधन, संगठन कौशल और प्रशासनिक अनुभव, इनमें से 5 ऐसे हैं जिनका सामूहिक जो अनुभव है मुख्यमंत्री के रूप में वो लगभग 4 दशक का है, जो किसी पार्टी के पास नहीं है इस तरह की गैलेक्सी लीडर्स की, जिनका इतना अनुभव हो सार्वजनिक जीवन में। उसके अलावा ये सब के सब, साथ के साथ संगठन के भी महारथी हैं। संगठन कैसे बनता है, कैसे चलता है, संगठन को चलाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन मुद्दों की ज़रूरत होती है, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। और उसके अलावा एक बड़ी चीज़ होती है चुनाव के समय, ख़ास तौर से उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका 2 लोगों से कनेक्ट, एक अपने कार्यकर्ता से, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता से आपका कनेक्ट कैसा है, आपका उनके साथ व्यवहार कैसा है, उनके मन में आपके प्रति विश्वसनीयता, विश्वास कितना है। उसके अलावा जनता से कनेक्ट, जो अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, तो अल्टीमेटली वही तय करती है कि आपको वो जिताएगी या हराएगी, सत्ता में लाएगी या सत्ता से बाहर ले जाएगी। तो अगर जनता से कनेक्ट है आपका, तो आप समझिए कि आधी लड़ाई आपने जीत ली है। और जनता से कनेक्ट कैसे बनता है? कई चीज़ों। पहला आधारभूत उसका जो है वो है संगठन। संगठन अगर आपका वेल ऑयल्ड मशीनरी है और लोगों के सतत संपर्क में रहती है, लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याएं सुनना, समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करना, ज़रूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन अगर आप कोशिश भी करते हैं तो लोग इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि इनसे हो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की। और दूसरा, उसके बाद नेताओं की कम्युनिकेशन की क्षमता, यानी जो बात लोगों से कह रहे हैं वो 2 स्टेज होती है, लोग सुनने को तैयार हैं कि नहीं, और सुन लिया तो मानने को तैयार हैं कि नहीं। तो ये 7 नेता ऐसे हैं जिनकी बात, इनमें से ख़ास तौर से मैं 5-6 की बात करूंगा, जिनकी बात लोग सुनते भी हैं और मानते भी हैं। और ये बात कोई किसी अध्ययन के आधार पर या किसी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में या सेमिनार से निकल कर नहीं आई है। ये ज़मीन पर हुए जो चुनाव हैं उनके नतीजों से सिद्ध होती है कि ये कैसे जो है इनका प्रभाव है, कैसे ये जनता को अपनी बात समझाने और मनाने में उससे कामयाब होते हैं, और उसका नतीजा उनके चुनाव नतीजे में दिखाई देता है। इनमें से एक खास बात है इन 7 में, 7 में से 7 कोई चुनाव आज तक हारे नहीं हैं।
चुनाव हारे नहीं हैं और अपनी पार्टी को इनमें से किसी ने चुनाव हराया नहीं है। अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं तो केवल एक अपवाद है, वो अपवाद उसकी भी बात करूंगा और कौन है वो नेता जो अपवाद के रूप में है, लेकिन वो खुद अपना चुनाव कभी नहीं हारे। तो ये ऐसे नेता जिनका ज़मीन से कनेक्ट है, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, जो हर समय इनोवेटिव ढंग से सोचते हैं कि नया क्या किया जाए, पहले इससे सफलता मिली थी उसी लीग पर नहीं चलना है, इसके आगे क्या करें। सफल हो गए, चुनाव जीत गए तो चुपचाप घर नहीं बैठ गए कि अब 4.5 साल बाद जो है याद करेंगे कि आगे क्या करना है। नहीं, अगले दिन से, चुनाव जीतने और सरकार बनने के अगले दिन से आगे की तैयारी शुरू हो जाती है। इस तरह का संगठन बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में, और किन लोगों ने बनाया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये 7 के 7 नेता ऐसे हैं जो 24/7 पॉलिटिशियन हैं। ये मेहनत से घबराते नहीं, बल्कि मेहनत करने से ऐसा लगता है जैसे इनकी ऊर्जा और बढ़ जाती है। मेहनत करने से ऐसा लगता है जैसे इनको नया कोई प्रोत्साहन मिल रहा हो, नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। तो ये थक कर रुकने वाले नहीं हैं। इनमें से किसी को, एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत को समझिए। इनको कभी सार्वजनिक रूप से किसी सभा में, बैठक में, सेमिनार में, किसी और जगह भी आपने इनमें से किसी को उबासी लेते हुए या जम्हाई लेते हुए या फिर झपकी लेते हुए इनको कभी देखा नहीं होगा। तो ये और जो इनकी एनर्जी का लेवल सुबह होता है 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, जब भी अलग अलग लोगों का अलग अलग उठने का और काम शुरू करने का समय है, वही एनर्जी लेवल रात में 10 बजे, 11 बजे भी होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, बीजेपी से लड़ना कांग्रेस या किसी पार्टी के लिए मुश्किल इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे नेता नहीं है। गैलेक्सी तो छोड़ दीजिए, ऐसे नेताओं का इतना बड़ा समूह तो छोड़िए, और ये 7 हैं तो इसका मतलब नहीं कि उसके बाद कोई नहीं है। दूसरी तीसरी पीढ़ी पर जो है, पायदान पर जो लोग हैं, वो भी इसी तरह का काम करने वाले हैं और वो भी इसी तरह से सोचने वाले हैं। वो भी इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कार्यक्रम में कि मैं एक एक करके उन नेताओं का नाम बताऊं। और पहला नाम जाहिर है, कोई गेस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 2001 अक्टूबर में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले महामंत्री संगठन थे गुजरात के, फिर राष्ट्रीय महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। संगठन का अनुभव, संघ से आए, संघ की शिक्षा दीक्षा में पले बढ़े और 2001 अक्टूबर में मुख्यमंत्री बने तो पलटकर नहीं देखा। उससे पहले कभी विधानसभा सदस्य का या ग्राम सभा सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़े थे। पहली बार लड़े, जीते और जीतते जा रहे हैं और अपनी पार्टी को भी जिताते जा रहे हैं। 12 साल मुख्यमंत्री रहे, गुजरात मॉडल पूरे देश के लिए पेश किया। उसकी आलोचना में जितने लोग जो बोलना चाहें बोले, लेकिन सवाल ये है कि परसेप्शन और रियलिटी दोनों स्तर पर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। आलोचक उनके इसके विरुद्ध जो है विमर्श खड़ा करने की कोशिश करते रहे, पब्लिक ने सुना नहीं। उसका नतीजा ये है कि आज मतलब 2022 में गुजरात विधानसभा के चुनाव अभी हुए, 182 में से 156 सीटें मिली हैं और 53.5% वोट मिला है। ये ऐसे ही नहीं आता, इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है आपकी विश्वसनीयता का, जो दिखाई दे रहा है। पब्लिक पर 27 साल बाद भी पब्लिक को भाजपा पर भरोसा है। ये कोई मामूली बात नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। जो भी पार्टी अचीव करे इसको, उसके लिए ही तो बीजेपी ने अचीव किया है, तो उसकी बात कर रहे हैं। 8 साल से ज़्यादा समय, 8.5 पौने 9 साल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का। मिसाल कायम की है। उनकी तुलना सिर्फ हो सकती है तो नेहरू के कार्यकाल से होती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए। नेहरू को विरासत में बहुत कुछ मिला था। नेहरू गांधी के प्रिय शिष्य थे, गांधी ने उनको प्रधानमंत्री बनवाया। मोदी को किसी गांधी ने प्रधानमंत्री नहीं बनवाया। अपनी मेहनत से बने, अपनी लगन से बने, अपने परिश्रम से बने। तो इसलिए जो है वो तुलना, मुझे लगता है वो भी बेमानी है। वो जिस दिन रिटायर होंगे, आज रिटायरमेंट की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, जिस दिन रिटायर होंगे और उनके कामकाज का आकलन होगा, वो भारत के बेहतरीन प्रधानमंत्री
साबित हो जाएंगे। आज भी हैं, लेकिन तब लोगों को अभी एक डर होता है। बहुत से लोग हैं जो मोदी की प्रशंसा अंदर से तो करना चाहते हैं, मानते हैं कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उनको डर है कि इससे मोदी और मजबूत हो जाएंगे, इसलिए चुप रहते हैं या खिलाफ बोलते हैं। अभी आप देखिए चुनाव में क्या विपक्षी दलों का मुद्दा है सबसे बड़ा, मोदी प्रचार क्यों करते हैं। अरे भाई, अपनी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, तो वो पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे तो कौन दूसरी पार्टी का कोई आएगा। तो सबको लगता है कि मोदी को हटा दो बीच में से, तब हमारी लड़ाई बराबर की हो जाएगी। ये मोदी जो है वो एक्स फैक्टर है भाजपा का, जो पार्टी का जो जनाधार है उससे ज़्यादा वोट दिलाते हैं। और ये ऐसा कोई नेता अभी तक भारत देश में 1947 के बाद नहीं हुआ है। जो जनाधार कांग्रेस पार्टी का था उसके अनुसार नेहरू को मिलते थे, जो जनाधार कांग्रेस पार्टी का था उसके अनुसार इंदिरा गांधी को मिलता था, और उसके अलावा किसी नेता की अगर जनाधार और उसकी बात करें तो किसी नेता का नाम लेना नहीं चाहिए। शास्त्री जी चूँकि उनके नेतृत्व में कभी कोई चुनाव हुआ नहीं, इसलिए उनकी बात नहीं कर सकते। तो मोदी लगातार 2 चुनाव लोकसभा के पूर्ण बहुमत से जीत चुके हैं। उस दौर में जब गठबंधन की राजनीति का बोलबाला था, कोई मानने को तैयार नहीं था कि कोई किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, और बीजेपी को तो सवाल ही नहीं। जो पार्टी दक्षिण में नहीं है, जो पार्टी उत्तर पूर्व में नहीं है, जो पार्टी सीमित है उत्तर भारत और पश्चिम भारत तक, उसको पूर्ण बहुमत लोकसभा में कैसे मिल जाएगा। लेकिन मोदी ने ये करके दिखाया। दूसरा नाम है, आप जानते हो, अमित शाह का। अमित शाह एक कार्यकर्ता से शुरू कर चुके हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ता से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। प्रदेश में संगठन में विभिन्न पदों पर रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री बने 2013 में, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 2014 में। संगठन के तौर पर मतलब यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर उन्होंने पूरा बीजेपी का एक तरह से कायाकल्प करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी का जो सामाजिक आधार बना, जो नए सामाजिक समीकरण बने, उसमें अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका है। जाहिर है प्रधानमंत्री की तो है ही, प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी भूमिका है, इससे कौन इनकार कर सकता है। उसके बाद 2019 से केंद्रीय गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय में भी उनका काम जो है, उनकी तुलना मैं तो कहता हूँ कि जो है सरदार पटेल और शायद गोविंद वल्लभ पंत के अलावा और किसी से नहीं हो सकती। तो संगठन और सरकार दोनों का कौशल, दोनों नेताओं को देखिए। तीसरा नाम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर। उनका जीवन ऐसा है जो किसी भी राजनेता के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए उदाहरण हो सकता है कि जीवन में व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। जब से उन्होंने 1998 से चुनाव लड़ना शुरू किया, लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे 2014 तक, तब तक कभी लोकसभा का चुनाव हारे नहीं, और 2017 में मुख्यमंत्री बने, विधान परिषद से आए, लेकिन 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े। उनके सामने ऑप्शन था, विकल्प था, बहुत आसान था, विधान परिषद में फिर से आ सकते थे, लेकिन विधानसभा से आए। और 5 साल में उत्तर प्रदेश का जैसा कायाकल्प किया है वो कल्पनातीत है। खास तौर से कानून व्यवस्था के मामले में उन्होंने जो काम किया है उसकी मिसाल अगले 50, 60, 100 साल तक दी जाएगी। जो बदलाव किया है, लोगों के मन में जो भरोसा पैदा किया है, उसकी वजह ये है, उसका नतीजा ये है कि पूरे देश में वो मिसाल बन गए कि मुख्यमंत्री अगर कोई होना चाहिए तो वो योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। उनके जैसा जो है कर्मठ और स्ट्रांग विल पावर वाला मुख्यमंत्री, जो किसी से डरता नहीं, जो सच है उसको सच कहने से घबराता नहीं। और ख़ास तौर से योगी जी की पहचान इसलिए भी है कि राजनीति, जहां भ्रष्टाचार और राजनीति परस्पर पर्यायवाची बन चुके हैं, वहाँ उनके ऊपर कोई उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, उनका बड़े से बड़ा विरोधी भी। वो करप्ट नहीं है, वो अनकरप्टेबल हैं। ये नेताओं की जिनकी बात कर रहा हूँ, इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको करप्ट किया ही नहीं जा सकता। योगी जी उनमें से एक है। जिस तरह का शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है और विकास के काम जितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं,
रोज़गार के अवसर पैदा करने के काम जितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं वो मिसाल है। देश भर में जहाँ भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की ओर से मांग होती है अगर प्रधानमंत्री के बाद किसी नेता की तो वो योगी आदित्यनाथ की सभा की। तो इससे आप उनके प्रभाव का, उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चौथा नाम है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का। कांग्रेस से बीजेपी में आए, कांग्रेस में थे तो एक डिसिडेंट के रूप में उनकी थोड़ी बहुत पहचान थी, उससे ज़्यादा थी नहीं कुछ। और वो कांग्रेस से बीजेपी में आए तो एक तरह से रातों रात स्टार बन गए। और स्टार बन गए इसलिए नहीं कि उनको बीजेपी ने ऐसा बना दिया, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। पूरे नॉर्थ ईस्ट को भाजपा से जोड़ने में हेमंत बिश्व शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका है। आज नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उनमें से 5 में बीजेपी की अकेले या गठबंधन की सरकार है। असम जैसे राज्य में जहां 33-34% मुस्लिम आबादी है वहां भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी है। ये इससे पहले जब पहली बार चुनी गई है पार्टी 2016 में, उससे पहले ये किसी से आप कहते तो कहता असंभव है, असम में कभी आ ही नहीं सकती बीजेपी, और अकेले तो सवाल ही नहीं उठता। अकेले आई है। हेमंत बिश्व शर्मा जो है मुख्यमंत्री हैं इस समय। पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का जिम्मा जो है उनको पार्टी ने दे रखा है, उसमें भी उनको कामयाबी मिल रही है। और चुनाव प्रचार में पिछले 1-1.5 साल से पार्टी उनका अलग अलग राज्यों में भी इस्तेमाल कर रही है। उनकी भाषण और उनकी जो कम्युनिकेशन की स्किल है वो थोड़ा सा अलग, बाकी भाजपा नेताओं से अलग है, लेकिन ऐसी है कि लोगों को पसंद आती है, लोग सुनना चाहते हैं। मेरी सूची में, ये सप्तर्षियों की सूची में 5वां नाम है देवेंद्र फडणवीस का, जो इस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। होना चाहिए था मुख्यमंत्री, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अच्छा काम किया, यानी गठबंधन को जिता कर लाए महाराष्ट्र में दूसरी बार। उस महाराष्ट्र में जहां भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले 4थे नंबर की पार्टी थी, वहां से भाजपा को आज पहले नंबर की पार्टी बनाने में राज्य के नेताओं की बात करें तो उनमें सबसे बड़ा योगदान देवेंद्र फडणवीस का है। और ईगो को अलग रखते हुए पार्टी हित में अपने ईगो को, अपनी जो है प्रतिष्ठा को भी कहिए एक तरह से दरकिनार कर उन्होंने डिप्टी सीएम बनना स्वीकार किया एकनाथ शिंदे के मातहत, ताकि पार्टी का भला हो, पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो उनको पार्टी बिहार का इंचार्ज बना चुकी है, गोवा का इंचार्ज बना चुकी है, अलग अलग प्रदेशों में उनका इस्तेमाल होता है। अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बड़े मतलब उनकी सोच, उनकी विचारधारा बड़ी स्पष्ट है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। बोलने में, अपने बयानों से कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आते, विवाद में नहीं फंसते, कभी बिलो द बेल्ट अपने विरोधियों को नहीं हिट करते, कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिसमें उनको या पार्टी को शर्मिंदा होना पड़े। छठा नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का। पिछले 15 साल से ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं। उनके पूरे राजनीतिक करियर पर एक ही दाग कहें तो 2018 में उनके नेतृत्व में पार्टी हार गई, या कहिए कि जीतते जीतते रह गई। वो सिर्फ एक दाग उसको छोड़ दे तो उसके अलावा वो पार्टी उनके नेतृत्व में जीती है। वो खुद कभी चुनाव हारे नहीं, संगठन जानते हैं, सरकार चलाना तो जानते ही है। अच्छे कम्युनिकेटर हैं, एकदम ऐसे आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं जैसे उन्हीं के बीच से हों। इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद कोई ईगो नहीं दिखता है। लोगों के बीच में जाते हैं तो कोई वो अभिजात्य वर्ग का जो सिंड्रोम होता है, जो कांग्रेसियों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो शिवराज सिंह पाटिल के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मामा जी के नाम से पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं और जनता के नेता हैं। एक झटका, उसमें बहुत से कारण थे, ऐसा नहीं कि उनकी कोई नाकामी थी, उनकी सरकार की नाकामी थी, लेकिन बहुत से कारण थे उस समय। आरक्षण के मुद्दे को लेकर अगलों में जो नाराज़गी थी, किसानों की नाराज़गी, वो तमाम तरह के मुद्दे थे जिनकी वजह से उस तरह का रिज़ल्ट आया। और 7वां और आखिरी नाम मेरी सूची में है CR पाटिल का, जो अभी गुजरात भाजपा के अध्यक्ष हैं, जो संगठन को बढ़ाने में, संगठन को आगे ले जाने में इनोवेशन का सहारा लेते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। प्रधानमंत्री को टेक्नोलॉजी से भी लोग बहुत पसंद आते हैं, इनोवेशन करने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। और गुजरात में जो करके दिखाया है CR पाटिल ने,
उसके बाद मैन ऑफ द मैच उनको डिक्लेयर किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं ये मान कर चल रहा हूँ, हो सकता है गलत हो जाए, कि वो अगले साल यानी 2023 जनवरी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, इसलिए उनको सूची में शामिल किया है। तो संगठन की दृष्टि से देखें, प्रशासनिक अनुभव की दृष्टि से देखें, ये 7 के 7 नाम ऐसे हैं जिनकी मिसाल किसी और पार्टी में मिलना कठिन है, किसी भी एक पार्टी में, और या कई पार्टियों को मिलाकर इस तरह का रिकॉर्ड शायद ही देखने को मिले। ये सब ऐसे नेता हैं जो अहंकार से दूर हैं, इसलिए पब्लिक के बीच में लोकप्रिय है, जनता के बीच में लोकप्रिय है, इसलिए जनता के बीच में विश्वसनीय है, इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में सम्मानित है, इसलिए इन 7 लोगों का नाम लिया। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव में इन लोगों का कितना जादू चलता है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।